हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं 25th पार्ट, जिसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। इसमें हम आईची डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और मेनली ये जितने भी आज टॉपिक्स होंगे ये बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड होंगे। पिछले स्लाइड में भी हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आईची कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में दो लाइन हमने पिछले स्लाइड में या जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भी हमने देखा था कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान था बायोडाइवर्सिटी का कि 2011 से लेके 2020 के बीच में किस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को करना चाहिए, इसके लिए ये नगोया में जापान में कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसमें जो फ्रेमवर्क निकल के आता है उसे हम आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहते हैं, जिसके अंदर कुछ टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं। तो ये जो टारगेट्स थे इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेटजिक गोल ए, गोल बी, इसी तरीके से गोल सी, डी और ई है। ठीक है, मेनली आपको एक ब्रॉड सेंस याद रखना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये सारी चीज़ें, लेकिन आप ब्रॉड चीज़ याद रखिएगा, वो सही है। ओके, तो स्ट्रेटजिक गोल ए, इसमें यह कहा गया कि बाय द 2020 यानी कि 2020 तक करना क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में। ठीक है, साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके ताकि वो कंजर्व रहे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, ये कहा गया इसमें। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया कि इसके लिए जो नेशनल और लोकल लेवल पर पॉलिसीज बनती है उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और उसमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को भी हमें रखने की ज़रूरत है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई रूल्स आते हैं तो वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात होनी चाहिए। अगर फॉरेस्ट पॉलिसी होती है तो वहाँ पर भी आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वहाँ पर कुछ प्रोविज़न होने चाहिए। इसके साथ साथ एक ब्रॉड इसमें कंसेशन भी लिया गया, वो जो था पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, प्लान आप बी में देखेंगे यानी गोल बी में आप देखेंगे कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पर जो डायरेक्ट प्रेशर है वो कम किया जा सके और सस्टेनेबल यूज़ को बढ़ाया जा सके। तो डायरेक्ट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए कि आजकल क्या चल रहा है, अर्बनाइजेशन का टाइम है। ठीक है, ये अर्बनाइजेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें क्रॉप्स चाहिए, तो एग्रीकल्चर के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। अलग अलग नई नई माइंस को खोजा जा रहा है। साथ ही साथ अभी आप ये भी देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सेटलमेंट के लिए, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके सेटलमेंट के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये पूरा जो डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी पर, उसको किस तरीके से कम किया जा सके और सस्टेनेबल यूज़ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसको कम करने की बात हो रही है, एलिमिनेट करने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप कम कर सकते हैं, उसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए आप करेंगे कि रेट ऑफ लॉस ऑफ ऑल फॉरेस्ट, यानी कि जितने फॉरेस्ट है और जिस रेट से वो कम हो रहे हैं उसको कम करना। ठीक, उनके फ्रेगमेंटेशन और डिग्रेडेशन को रोकना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि छोटे छोटे पैच फॉरेस्ट के वो नहीं होने चाहिए। डिग्रेडेशन, उनकी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। ओवर फिशिंग जो हम करते हैं इसे हमें अवॉइड करना होगा। ठीक, ताकि जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ है या फिर जो वल्नरेबल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व किया जा सके, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, हमारी इकोसिस्टम में, हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है वो एक चेन का हिस्सा होती है। अगर हम फूड चेन की ही बात करें तो अगर फिशेस है, फिश भी हमारे एक फूड चेन का हिस्सा है। अब हम तो बिना फूड के या बिना फिश के रह सकते हैं इंसान, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं और जो हैविली डिपेंडेंट है फिश पर, उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का सस्टेनेबल मैनेजमेंट, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पर जो एलियन स्पीसीज़ है, ठीक है, एलियन स्पीसीज मतलब जो
इंडिजिनस नहीं है, वो दूसरी जगह से लाई गई हैं, चाहे वो फ्लोरा हो फाउना हो। उनको आइडेंटिफाई करना और प्रायोरिटाइज करना, इसका मतलब ये है कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि वो फॉरेन स्पीसीज जो है, एलियन स्पीसीज को हमें अपने पास रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो हमारी इंडिजिनस स्पीसीज को वो रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ मेजर्स टू मैनेज पाथवे। पाथवे का मतलब ये होता है वो तरीके या वो मीडियम जिसके थ्रू ये स्पीसीज हमारे डोमेस्टिक या इंडिजिनस इकोसिस्टम में आती हैं। ठीक है, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लड, फ्लड के थ्रू भी दूसरे जगह से जो खास करके प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चले आते हैं दूसरे लोकेशंस में। तो उस फ्लड, यहाँ पर फ्लड क्या है, एक पाथवे के काम कर रहा है जिसके थ्रू आपको ये स्पीसीज जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रही हैं, तो इनको मैनेज करना। ठीक है, साथ ही साथ मिनिमाइज द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वनरेबल इकोसिस्टम। गोल सी, गोल सी में कहा गया कि जो इकोसिस्टम है, जो स्पीसीज है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसको हमें सेव करने की ज़रूरत है। तो इसमें यह कहा गया कि 2020 तक, 2020 तक एटलीस्ट जो टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर है, टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर का मतलब जैसे रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो ये जो टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर है इसका एटलीस्ट 70% हिस्सा कंजर्व किया जाना चाहिए 2020 तक। उसी तरीके से जो कोस्टल मेराइन एरियाज है उनका एटलीस्ट 10% हिस्सा। ठीक है, साथ ही साथ जो एक्सटिंक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जो अब एक्सटिंक्शन के कगार पे है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है, ख़त्म होने के कगार पर है, उनका प्रिवेंशन किया जाना जरूरी है। ठीक है, और धीरे धीरे जो भी अगर वनरेबल स्पीसीज भी हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो एक्सटिंक्शन के कैटेगरी पर ना पहुंच जाए। मिनिमाइज जेनेटिक इरोजन, safeguard the genetic diversity of plants, animals, including wild. जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन, आप ये देख लीजिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 150 फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे। ऑलमोस्ट 150 फूड क्रॉप्स, ये डाइवर्सिटी के मतलब टाइप्स हो गए, उगाए जाते हैं। धीरे धीरे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आप देखेंगे मोनोकल्चर आने के बाद आज जो मेनली क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो मेनली आपको 35 to 50 क्रॉप्स ही उगाए जाते हैं। तो कहाँ वो पहले डाइवर्सिटी 150 थी, आज ये 35 से 50 हो गई। तो हमने प्लांट की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। ये क्यों हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, मोनोकल्चर को हम देने लगे, वो करने लगे, और वैसी जगह पे हम एग्रीकल्चर और क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए जहाँ पर वैसी नहीं हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा का रीजन, पंजाब हरियाणा का रीजन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो वो जिस तरीके की आज वहाँ पर राइस कल्टीवेशन होती है वो वहाँ पर नहीं होता था, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन में, और आज इसका नतीजा ये है कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, चाहे आप उसकी सॉइल डाइवर्सिटी देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र की यूज़ किया जा रहा है वो नेशनल एवरेज से करीब 10 से 14 गुना ज़्यादा होता है जो वहाँ पर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो वैसे जगहों पे हमने इंट्रोड्यूस किया जो हिस्टोरिकल उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं थे, या पहले हिस्टोरिकली तरीके से भी वहाँ पर वो नहीं उगाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमने जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी उसको कम कर दिया है आज। ठीक, चलिए इसके न्यूट्रिशन इश्यूज भी है, न्यूट्रिशनल इशू भी हैं। अब जहाँ 150 क्रॉप्स होते थे तो आपको अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलते थे, आज उनकी डाइवर्सिटी कम हो गई, 35-50 है, तो हमारे न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं जो हमें मिलते हैं क्रॉप से वो भी कम होने लगे। इसलिए आज आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देता होगा फूड फोर्टिफिकेशन का, यानी कि फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस ऐड करके और पैक करके आपको घर पे मिलेगा। ठीक, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर हम पहले वाले सिस्टम को अपनाते तो। खैर, ठीक है, नाउ बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। हमें फॉरेस्ट से सर्विसेज मिलती है ना, कई सारे सर्विसेज मिलती हैं, वेटलैंड्स मिलती हैं, एयर को प्योरीफाई करने का काम, वाटर को प्योरीफाई करने का काम, फ्लड कंट्रोल को करने का काम, ये सारा ये करते हैं। यहाँ से हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं।
तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारे इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। कार्बन कैप्चर करने का काम करता है इको, ये आपका फॉरेस्ट हो गया या फिर वेटलैंड हो गया। तो ये सर्विसेज हैं जिससे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। गोल ई की बात करें तो गोल ई में कहा गया पॉलिसीज़ के बारे में कि हमें पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज चाहिए, नॉलेज मैनेजमेंट होना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, हम जो पॉलिसीज बनाते हैं वो पॉलिसी नेशनल लेवल पर, उसके साथ साथ लोकल लेवल पर भी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जैसा पहले की हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देना होगा, इनोवेशंस को बढ़ावा देना होगा, और साथ ही साथ जो इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन को हमें इंश्योर करना पड़ेगा कंजर्वेशन में। जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है और उस तरीके से वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो लाइफ है उस फॉरेस्ट से ही चल रही है। तो वो फॉरेस्ट को यूज़ भी करते हैं और उसको कंजर्व भी करते हैं, यानी कि सस्टेनेबल यूज़ आप कह सकते हो वहाँ पे। तो इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इसके साथ साथ हमें इनोवेशंस भी करने की ज़रूरत है कि कौन सा और बेहतर तरीके ला सकते हैं हम जिनसे इनका कंजर्वेशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेज से फाइनेंस को ला सकते हैं, पैसे को ला सकते हैं, ताकि ये जो हमारे प्लान्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ गोल्स हैं जो आईजी कॉन्फ्रेंस या फ्रेमवर्क के तहत ये बताया गया था। नाउ अब आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड कि COP11 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 की मीटिंग होती है हैदराबाद, इंडिया में। ठीक है, एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, तो ये इंडिया की बात हो रही है। खैर हम तो पहले इंडिया ही समझेंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा हमारे जहन में। ओके, तो यहाँ पर क्या मेन जो आउटकम यहाँ पर निकल के आता है, यहाँ पर ये कहा गया कि जो फिनेंस है, यानी कि जो पैसे हम देने वाले हैं हम इसको डबल करेंगे अब। ठीक है, डबल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज फॉर बायोडाइवर्सिटी बाई 2015 तक हम फिनेंस को डबल करने वाले हैं। अब जो कि इंडिया में हुआ था, तो इंडिया ने भी यहाँ पर एक कमिटमेंट लिया, और इंडिया ने कमिटमेंट ये लिया कि हम क्या करेंगे कि $50 मिलियन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको हैदराबाद प्लेस के नाम से भी जाना गया, खास करके ये थोड़ा टर्म्स जो है इनको याद रखिए, हैदराबाद प्लेस। ठीक है, तो अब ये जो फंड्स होंगे उनको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, फंड को यूटिलाइज करने का काम टेक्निकल एडवांसमेंट, इनोवेशंस किए जाएंगे, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो है उसको इन्हेंस किया जाएगी, नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस की जाएगी, इनका सारा यूज़ किया जाएगा फंड को इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो काम हुआ इसके तहत कुछ अवार्ड की भी व्यवस्था की गई कि जो कंट्री अच्छा करेंगी, जो गवर्नमेंट अच्छा करेगी, खास करके स्टेट लेवल पर, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और ये अवार्ड यहाँ पर इंडिया UNDP के साथ मिलके दे रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा पहला अवार्ड आपको COP11 का जो हैदराबाद की मीटिंग हुई थी उसी में दिया गया। इसके बाद रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ये जो है, रामसर एक सिटी है, एक जगह है आपको ईरान में। ठीक है, तो वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये वेटलैंड से रिलेटेड होते हैं। वेटलैंड कहते किसे है एक्चुअली? वेटलैंड क्या होता है, ये कम्प्लीटली और पार्शियली ये वाटर लॉक्ड एरिया होता है जो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और कुछ ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, ये फ्लड कंट्रोल का भी काम करते हैं, ये आपको वाटर प्योरीफिकेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर वेटलैंड ख़त्म होते हैं उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगी। आपको पता होगा कि 1-1.5 साल पहले चेन्नई में फ्लड आया हुआ था, तो उस समय काफ़ी इशू ये हुआ था कि चेन्नई में फ्लड आने का और इतने बुरे स्थिति में आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था कि जो वेटलैंड चेन्नई और चेन्नई के आसपास में थी उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको रिक्लेम कर दिया गया। रिक्लेम करके उन पर ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गए, इंडस्ट्रीज बनाई जाने लगी। अभी वेटलैंड क्या करते हैं, फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं, और जब वेटलैंड को ख़त्म कर दिया तो आज फ्लड की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। उस समय काफ़ी वेटलैंड का जिक्र चल रहा था जब चेन्नई फ्लड आया हुआ था। ठीक है,
तो ये वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड रामसार कन्वेंशन यहाँ पर ईरान में होता है, ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया गया 1971 में, और इनफोर्स यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इसका 1975 से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स ये भी वेटलैंड से रिलेटेड है, लेकिन ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर में क्या करते हैं, कुछ डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी जो वेटलैंड्स होती हैं उनको रखा जाता है, सारे वेटलैंड्स को नहीं रखा जाता, और ये लिंक्ड होती है रामसर लिस्ट से, ठीक है। रामसर लिस्ट में जितने भी वेटलैंड होते हैं उनमें से कुछ वेटलैंड यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखे जाते हैं जिनको हाई प्रोटेक्शन या हाई कंजर्वेशन की जरूरत होती है। ओके, जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए रामसर साइट्स, रामसर साइट्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे वेटलैंड इंडिया में है, लेकिन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत ये सारे के सारे वेटलैंड नहीं है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आपको मिलेगा एक केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, जो बर्ड सेंचुरी भी है, और एक मिलेगा आपको लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक है, ठीक है। तो ये 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। पहले चिल्का लेक भी था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो उड़ीसा में है, लेकिन अब फिलहाल चिल्का लेक नहीं है, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया, इसलिए स्थिति अभी इसकी सही हो गई है, इसलिए इसको अभी वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो फिलहाल स्टेटस ये है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में केवलादेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक ही आपको मिलेंगे। तो रामसर साइट्स में सारे के सारे जो होते हैं साइट्स वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, लेकिन ये रामसर लिस्ट से ही कनेक्टेड होता है। ओके, नाउ इंडियन वेटलैंड एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जैसा मैंने कहा कि आपको मिलेगा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, 90 में आपको इसको शामिल किया गया था। लोकतक लेक मणिपुर जो 93 में किया गया था। रिमूव्ड चिल्का लेक उड़ीसा जिसको इंक्लूड किया गया था 90 में, लेकिन बाद में जब स्थिति इसकी सुधर गई तो इसको फिर रिमूव कर दिया गया 2002 में, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1986। कौन सा प्रोग्राम, ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ओके, नॉट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड तो 1996 में आया हुआ था, 10 साल पहले, ठीक है। और जो मीटिंग हुई थी वो ब्रिस्बेन में हुई थी जिसमें इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। नाउ IUCN, IUCN के बारे में आप जानते हैं, हमेशा जब भी स्पीसीज की बात आती है तो IUCN के वहाँ पर जिक्र जरूर आता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक NGO है, ठीक है, जो नेचर के कंजर्वेशन और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कुछ रेड लिस्ट जारी करती हैं, आपको पता है ना, ये रेड लिस्ट जारी करती है कि कौन से वनरेबल हैं, कौन से थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, कौन से डेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटेंशन है, ठीक है, या नियर एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होती हैं जो IUCN रेड लिस्ट में जारी किया जाता है, ठीक है। तो IUCN का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लैंड में जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये थोड़ा याद रखा कीजिएगा, इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ पर मिलते हैं ये सब आते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी एक NGO है। तो जैसा है कि बर्ड लाइफ यानी कि ये बर्ड से रिलेटेड है, तो अब ये क्या करता है कि बर्ड की कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, देयर हैबिटेट्स एंड देयर ग्लोबल डाइवर्सिटी को सुरक्षित करना, कंजर्व करने के लिए ये लाया गया है। ये भी एक रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी एक रेड लिस्ट जारी करता है, और इस रेड लिस्ट का यूज़ किया जाता है IUCN में, क्योंकि IUCN तो ओवरऑल है ना, IUCN चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, या फिर कोई भी चीज़ें हों, वो सारी की सारी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा वो पैकेज है। और बर्ड लाइफ जो है सिर्फ बर्ड से रिलेटेड है, तो बर्ड लाइफ जो रेड लिस्ट जारी करता है बर्ड से रिलेटेड, इसका यूज़ करता है IUCN अपने रेड लिस्ट जारी करने के लिए, ठीक है। नाउ वेटलैंड इंटरनेशनल, ये भी एक NGO है जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ प्राइवेट NGOs भी जो होती हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, नाउ द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके अंडर ये यूज़ किए जाते हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर में वेटलैंड को शामिल करने के लिए। तो अगर वेटलैंड
एक रिप्रेजेंटेटिव, रेयर एंड यूनिक एग्जाम्पल हो। अगर हम एग्जाम्पल ऐसा लेना चाहें तो हम लोकताक लेक का ले सकते हैं। लोकताक लेक जो कि मणिपुर में है, एकदम यूनिक है बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक। ठीक है। सपोर्ट्स वेनरेबल इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। लोकताक लेक में एक डियर मिलता है जिसको हम कहते हैं शेंगई डियर। ये वर्ल्ड में बस यहीं पर मिलता है और इसके अलावा और ये कहीं नहीं मिलता। तो ये है ना यूनिक, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, तो मिलता भी एक ही जगह है, तो इसलिए उसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर वहाँ से एक्सटेंट हो गया तो फिर ख़त्म। ठीक है। इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। लोकताक लेक का अगेन एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ग्रास मिलती है जिसको हम फुंडिस कहते हैं। ठीक है। तो लोकताक लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी चुका है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में, और वहाँ पर वो करके आया था कि ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। लोकताक लेक में नेशनल पार्क भी है जिसको केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है। इफ इट सपोर्ट्स प्लांट एनिमल स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ स्टाइल और लाइफ साइकिल। ओके। इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। चिल्का लेक भी कह सकते हैं, चिल्का लेक में भी काफ़ी आपको बर्ड्स मिलेंगे। आप केवला देव कह सकते हैं, केवला देव जो घाना एक बर्ड सेंचुरी भी है, वो भरतपुर के साइड जो राजस्थान में है। ठीक है। इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। ठीक है। नाउ इफ इट सपोर्ट्स सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश स्पीसीज, इंडिजिनस फिश स्पीसीज, तो खास करके चिल्का ले सकते हैं। चिल्का लेक के एग्जाम्पल आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिसमें आपको ब्रैकिश वाटर और आपको फ्रेश वाटर की फिशेज भी मिल जाएगी, क्योंकि एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है वेटलैंड। ओके। इफ इट्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, स्वैम्पिंग ग्राउंड एंड नर्सरी एंड माइग्रेटरी पाथ। ठीक है। इफ इट इज, अब देखिए माइग्रेटरी पाथ का मतलब क्या होता है ना, कि जो फिशेज जो होती हैं या एक्वाटिक एनिमल्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आती है, जैसे कि इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन मेनली आपको जो म्यांमार इरावदी रिवर है उसके आसपास और उसके ट्रिब्यूटरीज में मिलती हैं, लेकिन कभी कभी इरावदी डॉल्फिन आपको चिल्का लेक के आसपास भी मिल जाती है, इसको देखा गया है। तो ये क्या है, माइग्रेटरी पाथ है जहाँ से ये लोग ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचती हैं। ओके। इफ एंड इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, वाटर रिसोर्स एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन एंड इकोसिस्टम। इको टूरिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है। केला जो खास करके बर्ड सेंचुरीज वगैरह होती हैं और इस तरीके के जो नेशनल पार्क्स होते हैं वेटलैंड वाले। ओके। ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये रामसर साइट्स है, इतने सारे रामसर साइट्स आपको इंडिया में है, जिसमें से 2 आपको मॉन्टेस रिकॉर्ड में मिलेंगे। इनके नाम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कौन कौन से स्टेट में है ये याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैप देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आपको एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चंस कि 4 ऑप्शंस दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा रामसर साइट नहीं है या है, या फिर वो कभी मैचिंग करने के लिए दे सकता है कि इसमें बताइए कि कौन सा रामसर कौन से स्टेट में है, मैचिंग कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।